साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं अनेक संकटों से घिर गई है और वे आसन्न संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना विचलित कर रहे हैं कि वह विपक्ष को साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए टीम इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किन संकटों में घिर गई है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा संकट नीतीश कुमार ने जो खड़ा कर दिया है, क्या उस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निपट पाएंगे? इन्हीं तथ्यों का हम विश्लेषण करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत पतली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं अनेक संकट खड़े हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकट से लेकर आंतरिक संकट तक इतना विद्यमान और मौजूद हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विपक्ष को खत्म करने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे रखी थी और विपक्ष को खत्म करने में बहुत हद तक वह सफल भी हुए थे, उसी विपक्ष की शरण में चले गए हैं और विपक्ष को लेकर के टीम इंडिया बना करके विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, कल नीति आयोग की बैठक थी भारत के सभी मुख्यमंत्रियों की। मुख्यमंत्रियों की बैठक संपन्न हो गई, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में होकर भी उस नीति आयोग की मीटिंग में नहीं गए। अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश कुमार 23 मई को ही आ गए थे, लेकिन 24 मई को जो मीटिंग हुई उसमें वह शिरकत नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाना था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से खफा है, नाराज हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। इसीलिए वह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किए। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बहिष्कार किया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी बहिष्कार किया और इसी तरह से और कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के सामने सरेंडर करते हुए नजर आए, तो कुछ पत्रकारों का कहना है कि मोदी ने विपक्ष के सामने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। अब कितना सरेंडर यह कामयाब होगा और किस तरह की टीम इंडिया बनेगी? जो नरेंद्र मोदी इंडिया का नाम लेने से बचते थे, इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन या घमंडिया गठबंधन कहते थे, वही प्रधानमंत्री अब इंडिया गठबंधन के सामने अगर नतमस्तक हो गए हैं तो इसे क्या माना जाएगा? पिछले 11 सालों में पहली बार ऐसे संकट में नरेंद्र मोदी फंसे हैं जिसमें कि आंतरिक संकट तो है ही, बाहरी संकट अंतर्राष्ट्रीय संकट से भी भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना इतना बड़ा कभी नहीं किया होगा और अपने को विश्व गुरु समझने वाले नरेंद्र मोदी अब न तो विश्व गुरु अपने को कह सकते हैं कभी और न विश्व समुदाय में
खुद को आगे करके अपनी छवि को चमकाने का काम कर सकते हैं। विश्व समुदाय क्यों नाराज है? क्यों ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से, मिसाइल से, लड़ाकू विमान से हमले करने के बाद क्यों नरेंद्र मोदी घिर गए हैं विश्व समुदाय से? थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया जानती है कि यह मुस्लिम विरोधी हैं। वह मुस्लिम चाहे भारत का हो, वह मुस्लिम चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या दुनिया के किसी मुल्क का हो, मुसलमानों को ये कभी पसंद नहीं करते हैं। और इस बात की तस्दीक उस समय हो गई जब नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के कई हिस्सों पर, सैन्य अड्डों पर, आतंकी संगठनों पर, आतंकी ठिकानों पर, पीओके के कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया और बताया गया कि 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और कम से कम 9 ठिकानों को, जी हां, आतंकियों के कम से कम 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन उधर पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि हमने भारत की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया है, भारत के कई राफेल विमानों को मार गिराया है, भारत की मिसाइलों को तहस नहस किया है, ड्रोन को भी तहस नहस किया है और इसके लिए हमें चीन ने मदद किया। चीन से ऐसी मिसाइलें, ऐसे विमान और ऐसे सैन्य उपकरण आए कि भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की मीडिया गोदी मीडिया तो नहीं, लेकिन दुनिया की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, CNN, BBC और तमाम ऐसे मीडिया हाउस जो दुनिया भर में हैं, वह तस्दीक कर रहे हैं कि भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर किया। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ सीज फायर होने या उसके पहले कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए। तुर्की और सबसे बड़ी महाशक्ति, सबसे बड़ी तो नहीं है, तीसरे नंबर की महाशक्ति है चीन। सैनिक मामलों में चीन ने भरपूर पाकिस्तान का साथ किया और पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि उसने भारतीय सेना को नेस्तनाबूद किया है, उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई इसलिए है कि चीन ने ही अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान को मुहैया किया था और चीन की मुस्तैदी पीओके में है, अक्साई चीन में है और भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे में चीन की पहुंच है, इसलिए भारत पीओके पर हमला नहीं कर पा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने वाले देशों में सिर्फ 2 देश हैं। एक इजराइल, जिससे कि सैन्य सामानों, हथियारों की खरीद फरोख्त भारत करता है, और दूसरा अफगानिस्तान, यानी तालिबान जैसे मुस्लिम अगर भारत के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान को तबाह करके अच्छा किया है, और इजराइल इसके अलावा पाकिस्तान के साथ टर्की भी है, चीन भी है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और रूस का हाथ भी पाकिस्तान के कंधे पर है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह ट्वीट करके, इंटरव्यू देकर प्रेस को जता रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया है दोनों देशों को व्यापार की धमकी दे करके। तो उनका निशाना, ज़्यादातर निशाना नरेंद्र मोदी के ऊपर है और नरेंद्र मोदी
जिन्हें ट्रंप को अपना मित्र कहते थे, उनके मित्र ही उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। ट्रंप ने जिस तरह से भारत का विरोध किया है और भारत में हुए सीज फायर का श्रेय लिया है, इससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी के मित्र ट्रंप ने भारत के साथ एक तीसरे देश के रूप में आकर के अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध का फैसला कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी चौधराहट से उन्होंने सीज फायर करा दिया और इसका फायदा उठाने के लिए दुनिया के देशों को बता रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी का कहना था कि पाकिस्तान फोन किया, गिड़गिड़ाया, हमारे कदमों में चरण रख दिया और हमने मान लिया कि चलो सीज फायर कर देते हैं। तरस आ गया, दया आ गई। लेकिन यह तरस और यह दया कब तक कारगर रहेगी, सीज फायर कब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सीमा पर दोनों सेनाओं में तनाव की स्थिति, छिटपुट हमले अभी भी बरकरार हैं। सीज फायर का उल्लंघन छिटपुट रूप से अभी भी हो रहा है। हमें लगता है कि भारत हमला नहीं करेगा, क्योंकि चीन का साथ पाकिस्तान दे रहा है, अमेरिका का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ पाकिस्तान को मिल रहा है, पुतिन का भी साथ मिल रहा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने को इतना मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में समझने लगे कि वही भारत के ऊपर अटैक करे। बहरहाल नरेंद्र मोदी आज कई संकटों से घिरे हुए हैं और उनके सामने जो तीसरा संकट है वह है आरएसएस का। आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उसकी मर्जी से बनाया जाए। आरएसएस ने नाम दिया भी, लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह ने उस नाम को मानने से इनकार कर दिया है। राजस्थान पत्रिका में छपे लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि आरएसएस ने घोषणा कर दिया है कि अब वह किसी भी चुनाव में, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो या फिर केंद्रीय स्तर का मध्यावधि चुनाव हो, आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक अब भारतीय जनता पार्टी में प्रचार करने नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के जो नेता मंत्री पद पर हैं या संगठन में हैं, उन्हें वापस बुलाने की कवायद आरएसएस करने वाला है। जाहिर है कि आरएसएस का संकट छोटा संकट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक रहे हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह दिया था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं और प्रधानमंत्री बाद में हैं। उसके बाद से ही आरएसएस नरेंद्र मोदी पर विश्वास करने लगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बावजूद आरएसएस के प्रचारक स्वयंसेवक हैं, तो वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे अगले 10 सालों में और 2024-25 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आरएसएस के 100 साल पूरे होते होते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस समय डींगे तो हाँक दी कि हम आरएसएस के प्रचारक स्वयंसेवक अब भी हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़े। हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अनुकूल परिस्थितियां नहीं तैयार किए। इससे आरएसएस अपने 100वें साल में नरेंद्र मोदी से खफा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ बना करके, भारतीय जनता पार्टी को अपने नियंत्रण में ले करके, अध्यक्ष अपना रखवा करके
भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन करना चाहता है और नरेंद्र मोदी और शाह को, जी हां, गुजरात लॉबी को गुजरात भेजने का मन बना लिया है। तो आरएसएस का संकट अस्तित्व का संकट बन गया है नरेंद्र मोदी के लिए और ज्यादा उम्मीद है कि 17 सितंबर 2025 को जब नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे करेंगे, 75वें जन्मदिन पर आरएसएस इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहेगा और इनकी जगह किसी और अपनी पसंद के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना चाहेगा। इसके संकेत आरएसएस ने दे दिए हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक संकटों से घिर गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है अभी मैंने उसकी चर्चा नहीं किया। नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया है। नीति आयोग की बैठक 24 मई 2025 यानी पिछले दिन थी। दिल्ली में होकर के भी अपने उप मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मई को ही दिल्ली आ गए थे और 24 मई को वह नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नहीं गए। नीतीश कुमार ने न जाकर के यह साबित कर दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए और बीजेपी से खफा हैं। क्यों खफा है? नीतीश कुमार को ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर 2025 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की तर्ज पर जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, कहीं वैसा ही खेला हमारे साथ न हो, नीतीश कुमार यही सोच रहे हैं। नवंबर 2024 में अमित शाह बिहार गए हुए थे, तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि नवंबर 2025 में जब चुनाव रिजल्ट का फैसला आ जाएगा तो उस समय मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा की जाएगी और तुरंत शपथ दिला दिया जाएगा। उसके बाद से ही नीतीश कुमार नाराज, परेशान, हैरान, आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कई चक्कर उन्होंने दिल्ली के लगाए बीजेपी के बड़े नेताओं से, मोदी, शाह से, नड्डा से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इन्हें किसी ने भाव नहीं दिया। नीतीश कुमार इस बार यह मन बना करके आए हैं कि आर पार की लड़ाई करने के मूड में आए हुए हैं, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। आज एनडीए की बैठक है, उस बैठक हुई, उस बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमारी बातें संज्ञान में नहीं ली जाती हैं, तो हम विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा निर्णय लेंगे, कोई बड़ा धमाका करेंगे। तो जाहिर है वह धमाका क्या होगा? वह धमाका एक फिर से वही खेला होगा जो नीतीश कुमार अनेक बार खेल चुके हैं, यानी इंडिया गठबंधन की ओर उनका रुख हो जाएगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी इसी समय उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए और सीट बंटवारे पर बात की जाए और उन्हें वाजिब सीटें दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर से देश में राष्ट्रवाद का तड़का लगा करके, खासकर बिहार चुनाव में राष्ट्रवाद का तड़का लगा करके भारतीय जनता पार्टी को हम बड़े मतों से विजयी बना सकते हैं। राष्ट्रवाद का तड़का जिस तरह से 2019 में पुलवामा कांड को लेकर लगाया था, उसी तरह से उम्मीद है कि पहलगाम हत्याकांड के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर हुए पाकिस्तान पर हमलों को मुद्दा बना करके
जनता के दिलों में जगह बनाई जाएगी और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास है और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनका हाल महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिंदे की तरह करने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए हैं और वह दिल्ली में डेरा जमा करके अपनी बातें बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी को विवश कर रहे हैं। उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और कई राज्यों में अब भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अभी तक बिहार में नहीं बन पाया है और इस सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी अगर फितरत से काम ले रहे हैं, नीतीश कुमार को जनता दल यू को तोड़ने का मन बना चुके हैं। जी हां, जनता दल यू में दो फाड़ हो गया है, एक मोदी समर्थक और दूसरा नीतीश समर्थक। अभी औपचारिक रूप से दोनों फाड़ अलग नहीं हुए हैं और मोदी जी और शाह जी को लगता है कि जिस दिन उनका इशारा मिलेगा जनता दल टूट करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू टूट करके भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि माया मिली न राम। हमारी पार्टी पर भी निशाना बनाए हैं संजय झा और ललन सिंह पर डोरे डालकर। इन दोनों नेताओं के माध्यम से जनता दल यू के लगभग आधे नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आने के लिए सहमत कर लिया है। ऐसी बातें बिहार से छन छन करके बाहर आ रही। नीतीश कुमार इस बार जब दिल्ली आए हैं तो कोई निर्णायक फैसला लेकर बिहार लौटेंगे, इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को भी लगा दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें, शाह से सवाल करें कि हमारे पापा को ही अगला मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन उस पर किसी भी नेता ने, न तो शाह ने न मोदी ने तवज्जो दिया, न कोई संज्ञान लिया। तो बिहार की स्थिति यह हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की लड़ाई में नरेंद्र मोदी और जनता दल यू के प्रमुख नीतीश कुमार की लड़ाई का फायदा कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो नहीं उठा लेंगे। अगर जनता दल यू को तोड़ा गया तो जनता दल यू का सारा वोट तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शिफ्ट हो सकता है, कुछ प्रतिशत कांग्रेस में भी शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह सपना कि जनता दल यू का वोट उन्हें मिल जाएगा उनकी पार्टी तोड़ने के बाद, तो हमें लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। अंत में तीन सवाल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शहीदों का अपमान कर रहे हैं। ताजा मामला रामचंद्र जांगड़ा का है, जो राज्यसभा में सांसद हैं। इन्होंने पहलगाम में हुई नरसंहार कांड में महिलाओं को दोषी ठहराया है कि महिलाएं चाहती तो आतंकवादियों का सामना कर सकती हैं। भारत की महिलाएं वीरांगना होती हैं, अगर वह चाहती तो आतंकियों को भगा सकती थी। उनके अंदर अगर इच्छा शक्ति होती तो सारी महिलाएं मिलकर के आतंकियों को भगा देती। कितनी घिनौनी और कितनी घटिया बात कह रहा है रामचंद्र जांगड़ा। कहाँ एक तरफ आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस आतंकवादी और कहाँ निहत्थी महिलाएं
उसका सामना कैसे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार? किस तरह से बोल रहे हैं इन नेताओं के माध्यम से सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा ही नहीं है, बल्कि विजय शाह ने तो हमारी महिला कर्नल सोफिया कुरैशी को तो आतंकवादियों की बहन कह दिया है कि हमने उसकी बहन से उसकी हत्या करवाई आतंकवादियों की, और अपनी बहन को भेज करके दुश्मन की ऐसी तैसी कर दी। तो आतंकवादियों की बहन एक कर्नल रैंक की ऑफिसर सोफिया कुरैशी को कहना इनकी मुस्लिम ग्रंथि का प्रतीक है, और इनका राष्ट्रवाद एक तरह से धोखा है, ढकोसला है। इनका राष्ट्रवाद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है। क्या पता कि पहलगाम हत्याकांड जो आयोजित हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को जानकारी थी कि यहां आतंकी हमला होने वाला है। एक बड़े अखबार का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि प्रधानमंत्री को पता था कि यहां पर आतंकी घटना होने वाली है। इसके बावजूद वहां घटना हो गई, वहां पर सेना या पुलिस तैनात नहीं की गई। तो साथियों, अगला सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाने का जो फैसला बिहार में कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की हार होने वाली है? नीतीश कुमार जब साथ नहीं देंगे तो भले ही उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नहीं जीत सकेंगे। ऐसे में तेजस्वी की पार्टी मजबूत हो जाएगी और बाजी मारने का काम इंडिया गठबंधन राहुल और तेजस्वी कर सकते हैं। जनता दल यूके और बीजेपी के बीच जो झगड़ा है, इसका आखिरी परिणाम क्या होगा? हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार की बातें नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएंगे, और ऐसे में फिर से नीतीश कुमार खेला करेंगे और पलटी मार करके इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। इसी की भूमिका बनाई जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।